अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि राज्य सरकार ओपीएस को जारी रखेगी या निकटतम भविष्य में एनपीएस की योजना वापस से दोनों योजनाओं में से कौन सी योजनाएं निकटतम भविष्य में जारी रहेंगी? फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है आपके माध्यम से कि पुरानी पेंशन योजना लागू करते समय जो कर्मचारी सेवा रहते हुए मृत हो गए, उनके परिवारजनों को ओपीएस में आने का विकल्प दिया गया था। उस विकल्प के तहत एनपीएस से प्राप्त राशि को जमा करने के बाद ही यह सुविधा चालू होनी थी। आज 1 साल गुजर गए हैं, ऐसे किन्हीं भी कर्मचारियों को संबंधित पेंशन सुविधा जारी नहीं की गई है। क्या कारण है कि जो उनको नहीं दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था कि एनपीएस में जो उनका कंट्रीब्यूशन की राशि है उसे वापस करने के पश्चात ही ओपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान बनाया था। और एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की राशि को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है क्योंकि पीएफआरडीए बीच में उनको पैसा नहीं देती है। तो पीएफआरडीए ने जब उनको पैसा नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने जमा नहीं किया है और इस पिछली सरकार ने प्रावधान किया था, इस कारण से उनको प्राप्त नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी। राज्य सरकार के पास जो पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, वो कब तक आएगा और इसमें क्या कोई आगे प्रावधान किया जा रहा है जो पैसा पेंडिंग है उसके लाने के लिए? फिर से बोलिए। ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसे आने थे राज्य सरकार को, उसके लिए आगे क्या प्रावधान किया जा रहा है उस पैसे को वापस यहाँ लाने के लिए? जी, पीएफआरडीए से ओपीएस के लिए कोई पैसा नहीं आना था। जो एनपीएस लागू हुई 1 अप्रैल सन 2004 को पूरे देश में लागू हुई थी और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2004 को लागू हुई थी। उस तारीख से जो कर्मचारी रहता है उसका 10% का योगदान शुरुआती दौर में जाता था और जो एम्प्लॉयर है, मतलब रोजगार प्रदाता जो है अध्यक्ष महोदय, उसकी ओर से 10% राशि दी जाती थी। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 14% कर दिया है। तो ये भी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछली सरकार 14% की राशि को राज्य सरकार के लिए लागू ना करके 10% ही कर रही थी। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, ये दोनों पीएफआरडीए में के माध्यम से एनएसडीएल में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में जमा होता जाता है। चौधरी जी, मेरा आग्रह है जी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इस दोनों के बारे में विधायक गणों को एक नोट भिजवा दें तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये सब कंफ्यूज्ड हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो आप थोड़ा से नोट भिजवा देंगे सभी को तो क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष जी, इसमें एक मैंने बोल दिया ना, सबके लिए बोल दिया, सबके लिए बोल दिया भाई। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा सवाल और पूछना सवाल 3 हो गए, बहुत हो गए। दोनों जो राशि है एनपीएस की हो चाहे हमारी ओपीएस की जो राशि है, जो पेंशन जो योजनाएं है, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजनाएं ज्यादा बेनिफिट देती है? क्योंकि एक जो है वो मतलब डायरेक्ट एक जो उनके इस पे अकाउंट पे जो आता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक होता है जो शेयर, जिस हिसाब से शेयर के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो कौन सी योजनाएं दोनों में से ज्यादा बेहतर है एक पेंशनधारी के लिए? जी, एक्चुअली इसको समझना एम्प्लॉई के लिए भी और हमारे माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। जो भारत की विकास यात्रा में, भारत के इकोनॉमिक स्टोरी में बिलीव करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एनपीएस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि 1980 से लेकर के 2020 तक का हम पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी की जर्नी को देखें तो 16% का सीएजीआर बैठता है अध्यक्ष महोदय, 16% का सीएजीआर। 16% का सीएजीआर जो कंपाउंडिंग तरीके से होता है वो बहुत बड़ी राशि बन करके उभर करके आता है। तो जिन लोगों को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है, और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को ही इन जनरल माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि सेंसेक्स और निफ्टी फॉलो करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से एनपीएस की स्कीम बहुत कारगर हो सकती है बहुत सारे लोग। अध्यक्ष जी, बट जो लोग एक सेफ रिटर्न चाहते हैं, अध्यक्ष उनको ओपीएस में ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। अब आगे मौका दे दूंगा, इसमें मत करो। इसी में तो है ना, इसमें क्या समझ में आ रहा है? मैं कहा था कलेक्टर साहब ला जी, ग्रोथ वाला बात क्या करेगा यार इसमें? ये भारत के शेयर है, घाटा थी क्या बढ़ाते कल वो पेंशन वाला। चलिए, तो एक ग्रोथ बढ़े झड़ेला, एक आप जो पुराना ओल्ड चला चला तेला बता दो। चौधरी जी बैठिए। अब घुमा के जन बताओ, कलेक्टर बन के पेंशन और गरीब बन के पेंशन अलग अलग हो। श्री इंद्र साहब अनुपस्थित। श्रीमती
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के संबंध में मंत्री जी को क्वेश्चन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 4 में बताया गया है कि मंत्री महोदय सभी भूखंड 30 वर्षीय पट्टे पर दिए गए हैं। इसमें से 1993 के पश्चात दिए गए पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों की अवधि 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लीज की 30 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात क्या पट्टों का नवीनीकरण और दरों में क्या पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया गया और कब कब तक किया जाएगा? ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। क्यों? आपको तो ठोका टाकी का मेडल मिलना चाहिए। चरणदास जी महंत वाला क्वेश्चन उसके बदले में इन्होंने जी। प्रश्न करना है। जी सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण की पंडरी में कुल 121 एकड़ भूमि थी। पंडरी स्थित प्राधिकरण की भूमियों के विक्रय पट्टा और दरों की जानकारी पूरा चार्ट बनाकर उपलब्ध करा दी गई है। और जो प्राधिकरण की पंडरी स्थित जो 5 एकड़ 70 डिसमिल की भूमि थी, लगभग 23,082 वर्ग मीटर की, उस पे मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेंटर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 129 करोड़ रुपए है। चलिए प्रश्न करिए कोई जी। और प्रश्न करिए, आप करिए प्रश्न। जी, तो मल्टीप्लेक्स कम सिटी सेंटर का निर्माण डेवलपर मेसर्स गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। क्या यह कंपनी दिवालिया हो चुकी है और क्या इसके कारण ऋणदाता बैंकों के सिटी मॉल नीलामी कर दिया है? यदि नीलाम कर दिया गया है तो किसने लिया तथा कितने में लिया? जी अध्यक्ष महोदय, उक्त कंपनी एनसीएलटी दिवालिया हो चुकी है और एनसीएलटी में वो कंपनी ये इस कंपनी के मैटर को लेकर गए थे और उसके पश्चात जो पर्ची मंगवा लो साहब होतिले। एक दूसरी कंपनी इसको ले चुकी है अध्यक्ष महोदय, उसका नाम मैं बता दूंगा माननीय सदस्य को। और एनसीएलटी के माध्यम से उसने लिया है और उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो नई कंपनी को ट्रांसफर हुई है। उस कंपनी का नाम अध्यक्ष महोदय आरडीबी रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने एनसीएलटी में जाकर के उसको लिया है। चलिए और कुछ पूछना हो तो संतुष्ट है तो बैठ जाइए। नहीं, संतुष्ट नहीं है, और भी क्वेश्चन है। पूछ लीजिए। न्याय यात्रा चल रही माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विषय पूरा राहुल गांधी जी तक जाएगा। चलिए धन्यवाद। वहाँ और दिल्ली तक पहुंच गए, चिंता मत करा। मेसर गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तथा रायपुर विकास प्राधिकरण के मध्य निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार कितना निर्मित क्षेत्र प्राधिकरण को प्राप्त होना था और कब प्राप्त हुआ और इसका प्राधिकरण ने क्या उपयोग किया है? जी अध्यक्ष महोदय, रायपुर विकास प्राधिकरण को उक्त सिटी सेंटर मॉल से 41 करोड़ 51,000 रुपए की राजस्व प्राप्ति जो एक मुश्त होनी थी वो हुई है। और उसके अलावा लीज रेंट जो ग्राउंड रेंट है वो 2 करोड़ 66,53,315 रुपए एनुअल प्राप्त होता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे 2 करोड़ 66,53,315 रुपए प्रति वर्ष की हिसाब से प्राप्त होता है। और जो शुरुआती दौर में जो उनका एग्रीमेंट था उसके अनुसार 41 करोड़ 51,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। आरडीए के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए जो उनके बॉडी और उनकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार इस पैसे का खर्च किया जा रहा है। ठीक। आपने लिखित उत्तर में यह बताया कि वर्तमान में सिटी सेंटर मॉल के कारण प्राधिकरण को कोई लेनदारी नहीं है।
हमारी जानकारी के अनुसार नगर पालिका निगम रायपुर से प्राप्त भवन निर्माण अनुज्ञा का उल्लंघन करके यदि निर्माण करने के कारण रायपुर विकास प्राधिकरण का पर लगभग 18 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई थी। पेनाल्टी की यह राशि वास्तव में कितनी और उसका कितना भुगतान प्राधिकरण के द्वारा कब किया गया, इसके अतिरिक्त क्या 95 लाख रुपए संपत्ति कर भी देय है? क्या दूसरा क्वेश्चन, क्या रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा भूखंड का विक्रय नीलामी के जरिए किया गया था कि यदि हाँ तो कब तक कितने भूखंडों का किन किन दरों पर विक्रय किया गया था? अध्यक्ष महोदय, जो एनसीएलटी का जो डिसीजन है उसमें मेसर्स गुप्ता से आरडीबी इंफ्रा को जो शिफ्ट हुआ है उसमें जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई उसको आरडीबी इंफ्रा ने पूरा किया है। और माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है कि आखिर इनको नगर निगम से क्या क्या लेनदारी है, अगर ऐसा कोई विषय है तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं उसे पता करके माननीय अध्यक्ष महोदय जी को कल तक। चलिए, बहुत अच्छा। प्रश्न क्रमांक 8। मामला ऐसे लगता है किसी बचाने का है, ऐसा तो साजिश नहीं है। मान ये तो मैं जो उत्तर आई है संतुष्ट नहीं है, लेकिन कोई किसी आदमी को बचाने के लिए इस प्रकार से आपने उत्तर दिया है, ये संतुष्ट नहीं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 श्री धर्मलाल कौशिक के स्थान पे श्री अजय चंद्राकर जी प्रश्न पूछेंगे। सही से पूछा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के अंतर्गत जो परिशिष्ट लगाया गया है और उसमें जो कार्यवाही करनी है उसके संबंधित जो पत्ता है वही गायब है, 7 नंबर पेज। तो परिशिष्ट में एक पन्ना ही गायब है, तो इसको अगले दिन के लिए रख लिया जाए ना, क्योंकि कार्यवाही जो बतानी है उसी का एक पन्ना गायब है, तो मैं पूछूंगा कैसे? कार्यवाही तो हुई नहीं है। आप समझ लो धीरे धीरे कैसे गायब हो जाते। तू यादव अकल वाला बातें है। हाँ, ये अकल वाला बात है, तेरे खातिर मेरे पे बोला शुरू कर। परिशिष्ट में जिसमें कार्यवाही होनी है, राजपत्र जो मुझको दिया है एक पन्ना ही गायब है, तो इस प्रश्न को चाहे तो आप अगले दिन के लिए रख लीजिए जब मुझे पूरा परिशिष्ट दिया जाए। चलिए, आप प्रश्न तो करिए फिर। तो उसमें कार्यवाही यदि जो गड़बड़ हुई उसमें कार्यवाही की जो पंडिका है तो बता देंगे मंत्री जी आप, लेकिन परिशिष्ट में तो गायब है माननीय अध्यक्ष। आपको उपलब्ध कर देंगे। चलिए चौधरी जी बताइए। अध्यक्ष महोदय, अभी पूछा ही नहीं हो, आप बता रहे कहा जा रहे हैं। यदि पत्ता गायब होते होते मंत्रिमंडल हमें चंद्राकर जी गायब हो जाते। चलिए पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे इसमें तो टोटल 52 लाख टन राखड़ निकला है और 16 लाख का निष्पादन हुआ है और लगभग 35 लाख का निष्पादन नहीं हुआ। तो निष्पादन नहीं होने के कारण क्या है, वो कहां पर है, और जो गैर निष्पादित राखड़ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नियम प्रक्रियाएं क्या क्या है, उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया? अध्यक्ष महोदय, ये जो टोटल चार्ट जहां कितना कितना माहवार बाल्को संयंत्र कोरबा के द्वारा जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक जो प्रश्न अवधि है उसमें फ्लाई इसमें एकदम सीधा पॉइंटेड है, ये सब लिखा पढ़ा है जी। इसमें सीधा प्रश्न है जो आपने बद दिया है मुझे, ये चार्ट जिसका एक पन्ना गायब है, आपने बाल्को करा देंगे। 35,000 आपका निकला है राखड़ मीट्रिक टन में, और एक बाल्को 540 मेगावाट में 16,34,881 निकला है। आपने निष्पादित किया है मात्र 16 लाख को, तो बाकी जो बचा हुआ है वो कहां गया? और उसको निष्पादित एनजीटी के इस संबंध में नियम क्या है, गैर निष्पादित चीजों का स्थिति क्या है, ये मुझे बताएं आप। जो इनका निष्पादन है मंत्री महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उसका पूरा डिटेल मेरे पास चार्ट में उपलब्ध है। उसको जो एनजीटी के और भारत सरकार के नियम हैं उसके अनुसार बाल्को के ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, निचले एरिया के भू भराव में, माइन फिलिंग में, रोड कंस्ट्रक्शन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से प्रश्न में आ रहा हूं, ये जितने बता रहे हैं उसमें 16 लाख 19 लाख टन को निष्पादित कर दिया, लगभग 36 लाख 44 लाख टन जो निष्पादित नहीं हुए हैं वो कहां है?
उसकी स्थिति क्या है, उस संबंध में एनजीटी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं ये बताएं, फिर मैं अगला प्रश्न करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राखड़ निष्पादित नहीं हो पाता है उसको साइलो में स्टोर करके रखा जाता है और उसका क्रमिक रूप से जो अधिसूचना है, जो नोटिफिकेशन है फ्लाई एश डिस्पोजल के, उसके अनुसार किया जाता है। इसकी कॉपी भी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 23 महीने का मैंने पूछा है, 23 महीने में आप कितनी बार निरीक्षण करने गए, और जब 23 महीने में 36 लाख टन निष्पादित नहीं हुआ तो उसमें पेनाल्टी का भी नियम है, आप कितनी पेनाल्टी वसूल किए? जी, पहले तो कितनी बार निरीक्षण किए 23 महीने में ये बताइए, और 23 महीने तक यदि निष्पादित नहीं हुआ तो उसके कारण क्या है, और यदि निष्पादित नहीं हुए तो पेनाल्टी आपने कितनी वसूली? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 23 जो महीने हैं उसमें 4 बार विभाग के द्वारा जाकर के कार्रवाई किया गया है, और ये जो 4 बार हैं कार्रवाई जो की गई है उसमें जो स्थल हैं, भूभराव स्थल ग्राम कुरुडी, जिला कोरबा है, वहां पे क्षेत्रीय अधिकारियों कनिष्ठ वैज्ञानिकों। विद्वान मंत्री जी, मेरे प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए। नहीं, आप कार्रवाई का अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई कब कहाँ किया गया है उसकी जानकारी चाहिए गई है, वही जानकारी मैं बता रहा हूँ। सुनिए माननीय मंत्री जी, जी, बैठे बैठे तो सीनियर आदमी हो, बोलना नहीं चाहिए, है ना? और यानी तो न्याय यात्रा में जाओ, नहीं तो बैठे बैठे बोल हम तो आपको समझ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न को क्या लखमा जी, ये ना आपका प्रश्न है ना संदर्भ है, कृपया बैठकर ना बोले। कोई भी प्रश्न करना है आप अनुमति लेके बोले तो अच्छा, बहुत सीनियर हैं आप, ये कृपया इसकी चिंता करें। बोलते एनजीटी इसमें सख्त कार्रवाई करती है। पर्यावरण का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 23 महीने में आपने 36,000 मीट्रिक टन निष्पादित नहीं किया, और निष्पादित नहीं करके उसको सड़कों में बिछा दिया, कहीं भी फेंक दिया गया। अंतरिक्षीय अंचल जिसको फेंके नहीं हुआ। अरे बैठे यार, एनजीटी के मतलब भी नहीं जाना, सो पूछा थे। जानता साहब, जानता मैं, तुम जब आया तब राखड़ किसान ने खेत में फेंका था, ये तो पूछा था यार, राखड़ कहाँ की, इस कंपनी ने पूरा सौंप दिया, वही तो पूछा था यार। हो गए, और किसी टोक लो। चलिए कृपया बैठिए, आप प्रश्न करिए। मैंने कहा निष्पादन आपने कहाँ किया? नहीं, मैंने यह पूछा कितनी बार निरीक्षण, 4 बार आपने बताया, कितनी बार करना चाहिए, और निरीक्षण के बाद जब निष्पादन नहीं हुआ तो की गई कार्रवाई, और उसमें पेनाल्टी के क्लास हैं तो कितनी पेनाल्टी वसूल की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैं बता रहा था, और माननीय सदस्य की चिंता बहुत जायज है कि जितना राखड़ फ्लाई एश उत्पादन हो रहा है उसका निष्पादन हो रहा है कि नहीं। जो चार्ट उपलब्ध कराए गए हैं उससे स्पष्ट है कि जितने प्रति माह जो उत्पादन हो रहा है फ्लाई एश का, उससे ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है। उसमें अलग अलग तरीके से डिस्पोज करने के 2 अलग अलग टेबल हैं, उन दोनों को ऐड करके माननीय सदस्य देखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि जो मंथली प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा यूटिलाइजेशन प्रति माह हुआ है, और पुराना जो उनका बचा हुआ था उसका भी फ्लाई एश डिस्पोज करने की कोशिश की जा रही है। जो कार्रवाई की गई है उसी का मैं विवरण दे रहा था। ग्राम कुरुडी का निरीक्षण किया गया है, ग्राम धोगदरहा का निरीक्षण किया गया है, ग्राम कुकरी चोली का निरीक्षण किया गया है, ग्राम पाड़ीमार का निरीक्षण किया गया है। जो 11 सितंबर 2023 को एक निरीक्षण और 2 निरीक्षण किए गए हैं। 13 सितंबर 2023 को एक निरीक्षण किया गया है, और 12/9/2023, 13/9/2023 और 11/9, इन 2023 में 4 बार निरीक्षण किया गया है 4 स्थलों का। और इसमें माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितना जो पेनाल्टी इम्पोज किया गया, वो 1,25,000 प्रथम केस में, 1,25,000 दूसरे केस में, और तृतीय केस में 1,25,000 किया गया है। चौथा केस में 3 लाख रुपए की पेनाल्टी इम्पोज की गई है। पेनाल्टी का प्रोविजन अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय ने जानना चाहा है, तो उसमें जो प्रति टन होता है उसमें प्रति टन के हिसाब से पेनाल्टी इम्पोज किया जाता है जो फ्लाई एश डिस्पोज हुआ रहता है। चलिए, नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दोनों का मैंने जो पढ़ा है, ये चूंकि पर्यावरण से और एनजीटी से जुड़ा मुद्दा है,
आपने जो मुझे 540 मेगावाट का बताया और 1200 मेगावाट का अलग अलग बताया है, मैंने दोनों को, आपने दोनों को अलग अलग बता दिया, थैंक यू। लेकिन कुल मिला के लगभग 36 लाख निष्पादित नहीं हुआ और वो पन्ना गायब है। आप कृपा करके मुझे ये बता दीजिए कि कितनी बार उनको निरीक्षण करना चाहिए एनजीटी के। आपने 4 बार कहा, 23 महीने में 4 बार, तो नियमतः एनजीटी के नियमानुसार कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए? और 36 लाख मीट्रिक टन निष्पादित नहीं हुआ तो पेनाल्टी कितनी वसूल होनी चाहिए? और दोनों में यदि नियमों का, आपने के एनजीटी के निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ तो आपने क्या कार्रवाई की? डिपार्टमेंट के ऊपर, जांच करने वाले के ऊपर, कम पेनाल्टी वसूलने के वाले के ऊपर, ये मुझे जानना है। और आप जो 36 लाख बकाया है, जो आप कह रहे हैं कि उसको भी निष्पादित करने की कोशिश हो रही है, तो अब तक जो बकाया है उसको कब तक निष्पादित आप कर लेंगे? वो जितना आपने निष्पादित किया उससे कई गुना ज्यादा है, ये मैं जानना चाहता हूं, स्पेसिफिक बता दीजिए उसको। जो अभी वर्तमान में जितना फ्लाई ऐश अध्यक्ष महोदय उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा का निष्पादन होता जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। अध्यक्ष जी, चलिए आखिरी प्रश्न करिए। अध्यक्ष जी, नहीं, मेरे प्रश्नों का उत्तर आ जाए। वो मैंने ये कहा जो 36 लाख डंप है वो मैंने मान लिया कि अभी कर रहे हैं। 36 लाख जो डंप है वो मैंने पूछा, एक कि उसका निष्पादन किस तरह से कब तक करेंगे आप, दूसरा आपको नियमों के तहत कितनी बार जांच करनी चाहिए और आपने कितनी बार जांच की, और नियमों के तहत 36 लाख में कितना पैसा जुर्माना वसूल होना चाहिए, पेनाल्टी, और कितना पेनाल्टी वसूल किया और दोनों काम नहीं किया उसके ऊपर क्या कार्रवाई की, ये मेरा प्रश्न। कार्रवाई बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कितने समय में किया जाना है उसका नहीं किया गया है, और मुझे भी लगता है कि ये जितने बार इंस्पेक्शन किया गया है वो कम है। हम भविष्य में ज़्यादा फ्रीक्वेंट इसका इंस्पेक्शन विभागीय रूप से कराते रहेंगे। और जो सदस्य महोदय ने जानना चाहे कि क्या स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कितने समय में करना है ऐसा कानून में नहीं लिखा है, बट जन सामान्य के स्वास्थ्य की दृष्टि से हम इसको देखेंगे। और माननीय सदस्य महोदय ने जो पेनाल्टी की बात कही है उसको भी मैं विभागीय रूप से चेक करा लूंगा कि जो पेनाल्टी इम्पोज की गई है वो गलत तो नहीं की गई है या कम तो नहीं की चलिए, गई है। पर्याप्त ना हो तो कर देना। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपके सलाह चाहिए। चलिए। मोर क्षेत्र अध्यक्ष जी, इसी में प्लीज, दीजिए, करिए। एक मिनट। ठीक है, इनका भी प्रश्न। माननीय मंत्री जी, चलिए, एक माननीय मंत्री जी, मोर आपसे और निवेदन है, मोर एरिया हर तो समय कलेक्टर रहा था, बड़ कंपनी खुले रही सो समय, आज जो मैं राखड़ ला किसान के मेरे फेंक के भाग जाते, बिना कुन खेत रहते और संझा जावा थे तो हर राखड़ पटा जाते, ऐसे से शिकायत मिले है। आपसे निवेदन है उमर कार्रवाई करिएगा। और दूसरा लिख के दीजिए मंत्री। हाँ, दूसरा उमर खली गली में निकालते, गाड़ी में ले जाते, राखड़ श्रीमती छात्री नंद जाते, एला मना करिया, मैं लिख के दिया भाई आप ला। श्रीमती छात्री नंद जी उपस्थित हैं इसी में। आप कहाँ सुकमा और कहाँ कोरबा आ गए? चलो पूछो। अभी चंद्रकार का दिल इतना जल रहा था, एक तो वरिष्ठ कौशिक जी क्वेश्चन था, वो भी वरिष्ठ है, ये मंत्री नहीं बनने से ये कितना जल रहा है। ये विद्वान मंत्री क्या क्या इन लोग मंत्री बन गए, आपको इतना दिल से खून के बता रहे थे उसका दिल क्या हुआ, इसलिए भग गए। आप दुखी तो नहीं हो? मन कर दिया। आप दुखी तो नहीं हैं? मैं तो ठीक हूं। बात ठीक। मैं ठीक। छात्री जी जी